हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और यह फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा 7 सितंबर 2025 को यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम आप सभी का यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है और एग्जाम पेपर मेरे पास आ चुका है। इसका रिव्यू हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके आंसर्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर इसके पेपर के लेवल और जो भी चीज़ें हैं सारी सब कुछ उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जनरल जो मैं एक ओपिनियन अपना देना चाह रहा हूँ, आप लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पेपर आपका काफ़ी ठीक ठाक पेपर आया है। कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि इसके अंदर कुछ करंट की नॉलेज को छोड़ दें या इसके कुछ आपके अदर एस्पेक्ट को छोड़ दें, जैसे कि आपके एसडीजी गोल से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन है या फिर कार्बन एमिशंस टारगेट को लेके क्वेश्चन है। कुछ ऐसा टिपिकल क्वेश्चन को छोड़ दें, 8-10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दें, तो उसके अलावा क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आपका हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा जिसने भी हमारी रिवीजन वीडियो भी जिसने देख ली होंगी ना, तो मोर देन 50% क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट एटलीस्ट यहाँ पे कर लिए होंगे इजिली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट नहीं भी थे, लेकिन जो रिवीजन क्लासेस मैंने लास्ट टाइम पे आपको प्रोवाइड करी थी वो आपने देख ली, तो आधे से ज़्यादा पेपर उससे आपका कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता। आप अभी रिव्यू कर भी सकते हैं, वापस जाके देख भी सकते हैं रिवीजन वीडियोस को और अपने पेपर को, जिसके अंदर सभी चीजें वहीं से पूछी गई हैं। ये यहाँ पे दिखने को मिला है। चलिए अब क्वेश्चन की सबसे पहले आंसर्स की बात हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद बाकी की बात हम लोग बाद में यहाँ पे करेंगे। और सबसे पहले इसके अंदर अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये आपका यहाँ पे पूछा गया था, कौन सा आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट मेथड नहीं है। अगर इंटेंसिव की बात करें तो ये ऑन द जॉब होता है, और जॉब रोटेशन की बात करें ये भी ऑन द जॉब होता है, क्योंकि इंटेंसिव के अंदर क्या होता है, जब हमारा कोई भी कोर्स होता है तो उसको जब हम करते हैं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं 5 में 6 महीने 1 साल के इंटेंसिव एक्चुअल सिचुएशंस में यहाँ पे करने को मिलती है, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जॉब रोटेशन की बात करें तो इसमें जॉब रोटेशन के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस में डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने को मिलता है, ये भी आपका ऑन द जॉब है। जबकि अगर हम लोग बात करें अप्रेंटिस से, ये भी आपका कहीं ना कहीं ऑन द जॉब है, लेकिन रोल प्लेइंग जो आपका है, रोल प्लेइंग वाला आपका यहाँ पे ऑफ द जॉब है। ये आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से रोल प्ले किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन नहीं होती है। दूसरा अगर हम लोग बात करें विच एआई चैटबॉट वाज लॉन्च्ड बाय द सेबी फॉर इन्वेस्टर्स, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसको हम सेवा पोर्टल यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है। थर्ड क्वेश्चन है द टर्मिनोलॉजी ब्रैकेट क्रीप इज चीपली रिलेटेड टू, ये आपका किससे रिलेटेड है जिसको हम लोग ब्रैकेट क्रीप कहते हैं, तो ये टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे होता है। इनकम टैक्स की बात इसके अंदर की जाती है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, इसको तो हमने रिवीजन क्लास में भी डिटेल में किया था, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, कौन से इसके मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी हमने जब भी हमने स्टेट का पार्ट किया था। और प्राइमरी डेटा बोला है कि नहीं है सोर्स प्राइमरी डेटा का। अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मैंने कहा था कि प्राइमरी होता है, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी प्राइमरी है, और इसके अलावा क्वेश्चनर की बात भी मैंने करी थी। क्वेश्चनर मैंने आपको समझाया भी था कि क्वेश्चनर होता क्या है, तो ये भी आपका प्राइमरी होता है। जबकि न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर आपका सेकेंडरी डेटा होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड दोज कैश फ्लो ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स दैट डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तो बोला गया है कि यहाँ पे ऑपरेट, जब भी हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया था आपके लिए। क्वेश्चन भी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डाला था कि उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉफिट और लॉस को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। स्टेटमेंट 2 बोलता है टू डिटरमाइन कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज नॉन कैश आइटम आर एडजस्टेड अगेंस्ट द नेट प्रॉफिट सोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने नॉन कैश आइटम भी आपको रिवीजन वीडियो के अंदर भी बताए थे, कौन कौन से रिवीजन आपके नॉन कैश होते हैं और क्यों नॉन कैश होते हैं, और इनको क्यों हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये भी मैंने रीजन आपको बताया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके इसके अंदर सही हैं, बोथ ए एंड बी आर राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है,
India has signed a trade and economic partnership agreement with the EFTA, which is regional group consisting of the four countries. Which of the following countries is not a member of this group? तो इसका आंसर, सही आंसर है डी, यानी कि इंग्लैंड इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन शो द फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर अलोंग विद द करंट ईयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो जब भी बात करी जाती है हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अभी करंट के ईयर में, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, एक तरीके से ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रेलेवेंस। रेलेवेंस यहाँ पे होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो डेटा है आपका करंट ईयर के डेटा के साथ में यहाँ पे होना चाहिए, और एक आपकी एक तरीके से इसके अंदर हम कहते हैं कि आपकी जो मेथड है वो यहाँ पे कंसिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो यहाँ पे बोला गया कौन सा आपके स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आरबीएनएल एंड नेल्को और द नवरत्न कंपनीज ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। दूसरा ओएनजीसी और एनटीपीसी, ये तो आपको पता ही होगा महारत्न कंपनी है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद बात आती है इंटरपोर्ट ट्रेड किसको कहते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड का ये मतलब होता है, यहाँ पे जब भी मैंने आपको बताया था तो इंटर वर्ड आता तो यहाँ पे दो पोर्ट की बात होगी, तो दो पोर्ट की जहाँ पे बात होगी तो सीधी सी बात है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरपोर्ट की बात हो रही है ना, तो इंटरपोर्ट मतलब दो अलग अलग पोर्ट की बात हो गई, तो यहाँ पे फॉरेन पोर्ट से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो ऑप्शन डी इसके अंदर सही होगा, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम, ये इंपोर्ट किया जाएगा किसके लिए? री एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन? तो ये आपको बताना है। फर्स्ट आपको असर्शन इसके अंदर दिया गया है, ए हायर करंट रेशियो इंडिकेट बेटर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंपनी। बिल्कुल सही है, जो आपका हायर करंट रेशियो है, जो अच्छा करंट रेशियो आपके शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। दूसरा है हायर करंट रेशियो सजेस्ट दैट द कंपनी हैज सफिशिएंट करंट एसेट टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग इसी को तो क्या कहते हैं, ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है आपके रीजन को, क्योंकि ये जो हमारी डेफिनेशन है क्या वाली, ये आपके सफिशिएंट करंट एसेट्स कवर इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, आपकी जो नियर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो ये हमारा असर्शन भी इसके अंदर सही है और आपका रीजन भी इसके अंदर सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मैच करने वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया भी था, इसके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिए थे, पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा, तो सभी यहाँ पे देखिए बहुत ईजी था ये, अगर आपके इसके ऑप्शन भी देखेंगे तब भी एक ऑप्शन से भी काम चल जाता। अगर आप पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो देखिए जब भी वेजेस की बात होगी तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट आपका पर्सनल में आएगा, ए का दो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो अगर आपको इतना भी पता था तब भी आपका आंसर बी बन जाता। बी का एक होगा क्योंकि टेंजिबल रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कैश आपका टेंजिबल फॉर्म में होता है, और सी का थ्री बात करेंगे इंटेंजिबल, तो आपके पास में पेटेंट जो है ये आपके पास में इंटेंजिबल फॉर्म में होते हैं, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गए। और इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो ये आपका नॉमिनल का पार्ट होता है, जब भी हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो नॉमिनल के फॉर्म में आता है। तो ये फोर्थ हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाता। अगर आपको एक दो भी पता थे तब भी इजीली आप इसको मैच कर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है किससे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है आप सबको पता है, तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी? बैलेंस शीट से होगी, पीएनएल से होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से होगी, या ऑल ऑफ दी अबव? तो ऑल ऑफ दी अबव, इसके अंदर हमको सभी तरह का डेटा चाहिए होता है, तो इसके लिए हमारे बैलेंस शीट भी यूज होगी, पीएनएल भी यूज होगी, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? बहुत बार मैंने ये समझाया था, रिवीजन क्लास के अंदर भी डाला था, ये भी मैंने आपको बताया था माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। माइक्रो मैंने बोला था एक इंडिविजुअल यूनिट को लेके जब चलेंगे तो वो माइक्रो होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म्स, यही आपका सही आंसर है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ये मैक्रो का पार्ट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी मैक्रो का पार्ट होता है, और जीडीपी वाला पार्ट भी मैक्रो का होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द बीएसई सेंसेक्स? तो ये आपका जो आपने अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज होगी तो निफ्टी 50 हम कहते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का 30 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज लॉन्गेस्ट? अब ये थोड़ा सा रीजनिंग का टाइप का क्वेश्चन था, इसके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस आपने लगाना था कि इसमें कौन सी
आपकी पीएलसी मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसके अंदर 4 स्टेजेस भी मैंने आप लोगों को बताए थे। तो इसमें थोड़ा-सा आपको ये दिमाग लगाना था कि इसमें से कौन-सी कंपनी सबसे पुरानी चल रही है, कौन-सा प्रोडक्ट किस कंपनी ने सबसे पहले बनाया है। तो इसके अंदर लाइफ़बॉय को अगर देखेंगे तो इसको 1895 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। तब से ये कंपनी चली है, तब से ये प्रोडक्ट चला आ रहा है, तो ये लाइफ़बॉय की इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपकी कहीं न कहीं ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अगर हम लोग बात करें इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स की, तो शेयर कैपिटल आपका एक्सटर्नल सोर्स का पार्ट होता है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की बात करें और री इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इसके अंदर अगर इंस्टीट्यूशनल्स भी अगर एक हिसाब से देखा जाए तो वैसे ही एक्सटर्नल का पार्ट होता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है कि नॉट पूछा गया, नहीं पूछा गया ना। तो आपका इसका मतलब एक्सटर्नल इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये आपका यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल में आंसर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ए बनना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को भी एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये तो आपका रिटेन अर्निंग का पार्ट हो गया। तो ये तो कंफर्म आपका क्या हो गया, इंटरनल सोर्स हो गया है। लेकिन कंफ्यूजन इसमें है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा आंसर की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल ही बनता है, क्योंकि इसके अंदर हम इक्विटी से पैसा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन एनालिसिस। ये भी सिंपल था। कोरिलेशन, जिसने हमारी स्टार्ट की वीडियो देखी होगी, कोरिलेशन और रिग्रेशन की अलग से एक वीडियो यूट्यूब पे भी थी, मैंने आपको रिकमेंड भी करी थी, उसको आगे एक बार जरूर देख लेना। तो कोरिलेशन के अंदर हम बाइवेरिएट की बात करते हैं, मतलब दो की बात करते हैं, दो वेरिएशन, दो हमारे पास में इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास में होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स की बात करेंगे तो बाइवेरिएट एनालिसिस इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग डेटा रिडंडेंसीज इन डीबीएमएस। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके एक तरीके से डुप्लीकेसी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में डीबीएमएस में डेटा पड़ा है, तो उस डेटा को हम लोग सॉर्ट करते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में उस डेटा को छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ते हैं, और उसके बाद उसको एक अच्छी मैनर में हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट अच्छे से समझाया था मैंने आपको, रिवीजन क्लास में भी समझाया था। तो मनी मार्केट के अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म की बोरोइंग और लैंडिंग की बात यहाँ पे करते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपका नहीं आएगा। स्टॉक और बॉन्ड्स आपके सेकेंडरी आपके कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं। जब भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग की बात आएगी तो मनी मार्केट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। उसके बाद बात आती है, मोड आपका 20 दिया है, मीडियन 22 और अर्थमेटिक मीन। जो मैंने आपको रिवीजन वीडियो कराई थी उसके अंदर एक फॉर्मूला मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, वापस जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो उसी का फॉर्मूला आया हुआ है, मैंने कहा था एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। फॉर्मूला आपके पास में क्या था, मोड इक्वल टू था 3 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला था। इससे अगर आप डेटा इसमें वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो 3 आपके पास में मोड निकालना है, अर्थमेटिक मीन आपने निकालना है ना। तो इसमें अगर मोड में हम लोग लिख देंगे, मोड की वैल्यू आपको दी है 20, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन, 3 मीडियन आपका हो गया 66 माइनस 2 x बार आपका हो जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 46 डिवाइडेड बाई 2। तो 46 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ गया। तो अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे वैल्यू को, तो 46 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 23 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था, अमंग द फॉलोइंग विच बिलोंग्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आईपीओ आपको मैंने बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, इसका एग्जांपल भी मैंने इसमें आपको दिया था एलआईसी का, आपको याद होगा। तो ये तो आपको कंफर्म पता है। बीएसई आपको पता ही है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। तो ये ओटीसीईआई थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इसका भी जो फुल फॉर्म है वो है आपका ओवर द काउंटर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये आपका ओटीसीआई के बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें देख रहा हूँ, तो ये भी होता है। ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर बनेगा। अगर दो भी ऑप्शन आपको पता थे तो तीसरा इजीली आपको पता है कि ऑल ऑफ द अबव ही होना है, तो सही आंसर यही आपका बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी। डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है, हम लोग अलग अलग पर्सन से अलग अलग तरह की प्राइसिंग यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए भी सही होता है और कंपनी के लिए भी होता है। बोथ ए एंड बी आपका सही आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज ओनली क्रेडिट बैलेंस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की, तो क्रेडिट बैलेंस जितने भी हमारे पास में लाइबिलिटीज होती हैं सबका क्रेडिट बैलेंस होता है इंक्लूडिंग कैपिटल। तो यहाँ पे देखेंगे अकाउंट पेएबल आपके पास में ये क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व फंड अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये भी आपका रिजर्व फंड भी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस के फॉर्म में होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है, कैपिटल गियरिंग भी होता है, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी होता है, लेकिन कैपिटल बजटिंग एक अलग से कंसेप्ट है, ये इसके अंदर नहीं आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का ये टूल नहीं है। कैपिटल बजटिंग में हम लोग सारी अपनी टूल्स को देखते हैं जिससे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इसकी बात हम इसके अंदर कहते हैं। जैसे एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, ये सारी चीजें कैपिटल बजटिंग के अंदर करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर अलग चीज हो गई जिसमें हम डेट और इक्विटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, जब भी मैंने आपको कराया था रिवीजन तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो अगर आपने सीरियसली देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर करंट अकाउंट की, या फिर किसी भी की भी बात कर लीजिए आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही बात कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंट्रीज रेजिडेंट एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये आपके हो गए यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और अगर हम लोग बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, ये वाला ऑप्शन हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये करंट एसेट होता है। करंट अकाउंट का बात, कैपिटल अकाउंट की बात करें या बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, इसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और बचा ऑप्शन आपके पास में कैपिटल अकाउंट का हो गया, ट्रांजेक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ए कंट्री। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फर्स्ट का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, और सी का 3 हो गया, और डी का 2 यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे है, विच अकाउंट द एंट्री इज मेड फॉर नॉन रिसीवेबल एंड डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉन रिसीवेबल एंड डाउटफुल डेट के लिए कौन सी कहाँ पे एंट्री करी जाती है। तो बहुत सिंपल है, जब भी मैंने बताया था आप हम एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस की तरह ही है, तो ये डेबिट में जाएगा किसके, पीएनएल के। तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में था, ए कंपनीज परफॉर्मेंस हैज ड्रॉप्ड बाय 20%, विच मैनेजमेंट फंक्शन इज फर्स्ट टू एड्रेस दिस इश्यू। बोला गया है कि किसी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो 20% यहाँ पे बिलो चले गई है, तो उसमें हमारे पास में सबसे जो एड्रेस करने के लिए इश्यू होगा वो कंट्रोलिंग का पार्ट होगा। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, बेंचमार्क सेट करते हैं। जब भी आप कंट्रोलिंग फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर बेंचमार्क सेट करते हैं कि हमको इतना यहाँ पे कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस देनी है, तो ये इसके अंदर बनेगा कंट्रोलिंग ऑप्शन आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन द इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट के अंदर आपको पता होगा आईजीएसटी यहाँ पे लेवी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड। तो दो इंटरेस्ट रेट के बीच में हम जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। फिर आपके पास में दो स्टेटमेंट आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग इन डायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर जीएसटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जीएसटी डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कंपनीज एक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है, कंपनीज एक्ट से नहीं लिया गया था इसको। स्टेटमेंट 1 आपका सही इसके अंदर बनेगा, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सब हेड्स ऑफ द हेड करंट एसेट फॉर द फॉलोइंग करंट एसेट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे पहले होता है, फर्स्ट आपको भी पता होगा। तो उसके अलावा एक भी आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, तो आपको पता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ट्रेड रिसीवेबल, फिर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इन्वेंट्रीज, फिर फोर्थ ऑप्शन आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर फिफ्थ आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन ये दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वी अमंग द फॉलोइंग हेड्स द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसओ का हेड कौन होता है, यहाँ पे सीएसओ का जो हेड होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल सीएसओ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये क्या है हमारे पास में, एक आपका इंडियन शेयर मार्केट का पार्ट ये होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है।
जिसने पहले अगर सही आंसर किया होगा, पहले वाले में भी से भी अगर आप आइडिया लगा पाए होंगे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर सही बन रहा था। तो सिंपल सी बात है, ये इम्प्लाइड सी चीज है कि ये आपका इंडियन स्टॉक मार्केट शेयर बाजार का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलईएफ क्या है? इसको मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग में समझाया था जब भी हमने आरबीआई की बात करी। तो ये आपका न्यू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है ईच कॉलम ऑफ द टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड इन द डीबीएमएस। तो बिल्कुल सही है, जितने भी हमारे कॉलम होते हैं टेबल के अंदर डीबीएमएस में, उसको हम लोग यहाँ पे फील्ड कहते हैं, और रो को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज का था। आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1। इसके अंदर रेंज कहीं ना कहीं होती है, सबसे हाईएस्ट माइनस सबसे लोएस्ट होता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे दो से, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में 37th, डिविडेंड पर शेयर 6 है, अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज का है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था जब भी रिवीजन की वीडियो आई थी, उसमें मैंने ये ऐसा ही न्यूमेरिकल सेम मैंने डाला हुआ था। तो यही यहाँ पे आया हुआ है। जब भी हम बात करते हैं अपने अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर आपको दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप क्या करेंगे? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास में आंसर इसके अंदर आ जाएगा 30% का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है 38th क्वेश्चन है द थीम ऑफ बजट 25-26। तो क्या था? सबका विकास था, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूएसएआईडी फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई। तो ये आपका 2030 इसका सही आंसर है। 2030 तक इंडिया ने जीरो कार्बन एमिशन का यहाँ पे लक्ष्य रखा हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। रिवीजन में भी मैंने आपको सभी तरह के जितने भी आपके टूल हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, मैंने सब कुछ कराए थे आपको विद एग्जांपल। तो कंपैरेटिव हमने किया था, ठीक है, कॉमन साइज हमने किया था, रेशियो एनालिसिस हमने किया था, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने नहीं किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 के अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है नॉट ए टूल। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका इसका टूल नहीं है, ये अलग से आपके स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये मार्केटिंग के अलग अलग कंसेप्ट हमने पढ़े थे, प्रोडक्ट पढ़ा था, सेलिंग पढ़ा था, इसके अलावा और भी कंसेप्ट हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने कहा था कि प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है, तो ये लेटेस्ट नहीं हो सकता। सेलिंग के अंदर आप मेजर सेलिंग पे कि जितना ज्यादा सेल हो सके उतना करो, ये भी नहीं हो सकता है। टारगेट मार्केटिंग भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चल रही है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर हम लोग एक से ज्यादा अप्रोचेस का यूज कर रहे हैं, सभी तरह के फंक्शंस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया, एआई एक्सेट्रा। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसको मैंने पहले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क किया था। इंडिफरेंस कर्व जब भी मैंने पढ़ाया था आपको, रिवीजन वीडियो के अंदर खोल के देख लेना कि मैंने सारे के सारे जितने भी आपके इसकी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने इंपॉर्टेंट आपको मार्क करी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर बात करें टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी हमने यहाँ पे बात करी थी। इसके एक्सेप्शन को भी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। और इसके अलावा हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है मोर सेटिस्फेक्शन, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व ऑफ द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कनकेव टू द ओरिजिन। तो कनकेव नहीं होता बल्कि कन्वेक्स होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। मैंने ये कहा था ये ओरिजिन का पॉइंट होता है। तो इसको आपको अगर जिसने भी देखा था रिवीजन वाली वीडियो जिसने देखी थी, तो उसने सही आंसर बिल्कुल किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू एंड हंगर, अचीव सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो ये आपका एसडीजी 2 के अंदर यहाँ पे बताया गया था। ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कहीं ना कहीं इसके अंदर गोल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन होता है, रिवैल्यूएशन बिल्कुल बनता है, रियलाइजेशन भी बनता है, कैपिटल अकाउंट भी बनता है और बैंक अकाउंट भी बनता है। तो ए बी सी डी आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिए गए हैं, तो सही आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपने रिवीजन की वीडियो करी थी, तो उसके अंदर मैंने इसको इम्पोर्टेंट इसीलिए बताया था
मैंने आपको कहा भी था कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन जो वेरिएंस होता है उसके रिलेशनशिप से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो आप देखेंगे, तो अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जब वेरिएंस के स्क्वायर को स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कहते हैं। तो वेरिएंस के स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस, तो इसका उल्टा अगर कर दे तो वेरिएंस का स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ पे कौन सा गलत बोला है। ओवरड्राफ्ट आपका शॉर्ट टर्म का लोन है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा ये है क्रेडिट कार्ड ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी, ये भी हमने डिस्कस किया था, सही है। कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, या एडवांसिंग लोन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक, तो एडवांसिंग लोन तो है ही, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन ये गलत ऑप्शन दिया गया है, कैश क्रेडिट आपका फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। कैश एम्बेजलमेंट अकाउंट क्या होता है, तो एम्बेजलमेंट में आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे जस्ट कोई भी आपका फ्रॉड हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो सारे के सारे क्या है आपके एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस तरह के अकाउंट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है द इंडियन डेट मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सही से आपका यहाँ पे बनेगा असर्शन। सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यू इश्यू मार्केट, तो अगर हम लोग सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हमारे न्यू इश्यू नहीं आती है, रीजन गलत हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी जो भी आपके ट्रेडेड आपके बॉन्ड्स या फिर जो भी सीएस हैं उनमें यहाँ पे डील होती है, प्राइमरी के अंदर न्यू इश्यू मार्केट की बात की जाती है। तो यहाँ पे बात की गई है सेकेंडरी की, तो रीजन गलत हो गया, लेकिन असर्शन आपका सही है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग मोस्ट नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव बजट इन इंडिया, तो ये लेटेस्ट है, जिसने तुक्का लगाया उसका भी सही आंसर बन गया होगा, श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पे कंजिक्यूटिवली इन्होंने 8 बजट यहाँ पे पेश कर दिए हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं आपका। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने करी थी जब भी मैंने आपको बताया था, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। ठीक, प्रमोशन की जब बात होगी तो प्रमोशन क्या होता है, पर्सनल सेलिंग होता है। सारी चीज़ें हमने किसमें डिस्कस करी थी, जो हमारा रिवीजन वीडियो थी उसके अंदर हर एक चीज़ आपको पता होगी। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग क्या होता है हमारे यहाँ पे, फिक्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो गया। पैकेजिंग की बात करें तो प्रोडक्ट करता है प्रोडक्ट को पैकेजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए का 2 हो गया, ए का 2। अगर एक भी ऑप्शन आपको पता था तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बी का 4 हो गया यहाँ पे, और इसके अलावा सी का 1 हो गया, ये सी का आपका 1 यहाँ पे हो गया, और डी का 3 हो गया। बहुत इजी ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप अदर एग्जाम को देखेंगे, जो कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है या फिर आपका यूजी नेट का है, उसके अंदर आपको 3-3 ऑप्शन तक मिलाने पड़ते हैं। ए आपको देखेगा 3-4 ऑप्शन सेम है, बी आपको देखना पड़ेगा, सी तक देखना पड़ेगा, तब डी में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं सही आंसर। पर यहाँ पे तो बहुत ही ईजी ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ट्रिकी नहीं है एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इन इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने जब जीएसटी करा था उसमें समझा था, फाइनेंस मिनिस्टर इसका यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है यहाँ पे, मीन आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है डू पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, इसके अंदर डू पॉइंट एनालिसिस होता है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग फैक्टर्स में इसको बांट देते हैं। तो ये आपका फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोजअप एंड कोलगेट एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बोला गया है दो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वैरायटी दी है टूथपेस्ट के, एक क्लोजअप हो गया, कोलगेट हो गया। तो यहाँ पे ये बनेगी मार्केट कंडीशन मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि मोनोपोलिस्टिक के अंदर एक चीज होती है, जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्लोजअप या कोलगेट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग सेगमेंट में देखने को मिलते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट हो गया व्हाट डच स्वॉट एनालिसिस, बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, तो ये बहुत कुछ आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको पता नहीं होगा। तो नॉन वर्बल मतलब जहाँ पे आप वर्ड या यूज नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है या फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली प्राइम, तो इसका आंसर है 28, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे बोला गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्केटिंग इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन द सेम, स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज वाइडर देन द मार्केटिंग, नन ऑफ द अबव। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही यहाँ पे है, मार्केटिंग इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ही सभी चीजें आती हैं। एडवर्टाइजिंग भी आ जाएगी आपकी, सेल्स प्रमोशन भी आ जाएगा आपका, इसके अलावा जितनी भी तरह की आपके यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी आ जाती हैं। और मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन द सेम, ऐसा नहीं है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग है। स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज वाइडर देन मार्केटिंग, तो गलत उल्टा हो गया, मार्केटिंग का स्कोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेल्स प्रमोशन, तो सेल्स प्रमोशन तो एक छोटा सा प्रमोशन का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। और यहाँ पे एक आईएफएससी का क्वेश्चन आ गया था, ये भी इजी था, अगर आपने कहीं पे कॉमन सेंस भी लगाया होगा तब भी आपने यहाँ पे कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी 11 यहाँ पे होता है, जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक आपके पास में डिजिट होते हैं, जिसमें आपके पास में कुछ अल्फाबेटिक वाइज होते हैं, कुछ न्यूमेरिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 11 नंबर इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये भी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब मैंने बात करी थी आपसे रिवीजन के अंदर भी लॉ ऑफ डीएमयू, तो मैंने कहा था कि आपको क्या इसका कंसेप्ट होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दिख रहा है कि ये आपको नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो यहाँ पे नीचे को आते जा रहा है। तो लास्ट मैंने जब आपको एग्जाम्पल भी इसका दिया था, जब मैंने आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया था कि इतने यूनिट मैंने चॉकलेट आपको दी, तो लास्ट टाइम पे आप भाग जाएंगे, आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये आपका डिमिनिश होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था विच रेशियो मेजर्स लिक्विडिटी, तो बहुत सिंपल सा है, लिक्विडिटी कौन सा रेशियो मेजर करता है, क्विक क्विक रेशियो यहाँ पे था। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द नॉन रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग बहुत बढ़िया से कराया था मैंने आप लोगों को। ये आंसर आपका सबका सही होना चाहिए जिसने भी रिवीजन वीडियो देखी थी, या ये जो पेड वाले स्टूडेंट हैं। तो नॉन रैंडम होता है कोटा, बाकी सिस्टमेटिक मैंने आपको समझाया था। रैंडम होता है क्लस्टर, मैंने कैसे क्लस्टर बनते हैं वो समझाया था। स्ट्रेटिफाइड में मैंने अच्छे से समझाया था स्ट्रेटा कैसे बनते हैं। तो आपका बनेगा कोटा सैम्पलिंग। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द मनी एंड सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, तो सिंपल सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी सप्लाई जब भी मैंने बताया था, सारे टूल बताए थे आपको, SLR, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, या इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये सारे क्या हैं, मनी सप्लाई और इसको कंट्रोल करने की ही तो हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ग्रिड लीडरशिप गिवन बाय द ब्लैक एंड मॉर्टन स्टेट अबाउट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो इसके अंदर 5 टाइप की लीडरशिप दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। फिर एक इजी सा, बहुत सारा इजी क्वेश्चन है ये आपका, सेबी का देखेंगे तो सीधी सी बात है, ये आपका यहाँ पे होता है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ऑप्शन नंबर 3। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का आपको पता ही है, यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई, ऑप्शन नंबर 4। और इसके अलावा ओटीसीआई की बात करें, ओवर द काउंटर की बात करते हैं, तो ये आपका बुक करता है एक्सचेंज फॉर स्मॉल कंपनीज। और IRDAI की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक होता है। तो इसका सही आंसर आपका बन जाएगा, ए का 3 बन जाएगा, तो ए का 3 यहाँ पे हो गया। और फिर आपका बी का हो गया यहाँ पे फोर्थ, तो बी का फोर्थ हो गया, सी का 2 हो गया, और डी का 1 यहाँ पे हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल डिफ्लेशन, बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। तो डिफ्लेशन के अंदर मनी की सप्लाई कहीं ना कहीं मार्केट में नहीं होती, तो मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब मनी की सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे, जब एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, मैच करना है आपको, बहुत सिंपल सा है। सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब भी रेशियो एनालिसिस आपने किया होगा, रेशियो एनालिसिस में हमने ये फॉर्मूला डाला हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको एक भी ऑप्शन इसके अंदर आता था
बी का 1 भी आपको आता था, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा। ए का 2, ए का 2, ये आपका फर्स्ट का 2 हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नेट परचेज और कैरीज इनवर्ड आपका होता है कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन, सी का 3 बन जाएगा। तो बहुत इजी इजी से ऑप्शन इसके अंदर डाले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है ए रेंज ऑफ नंबर्स इन द partitioned into a desired number of the sub ranges and each sub range is allotted to a specific group। ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ब्लॉक कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बहुत डिटेल में समझाया था, रिवीजन वीडियो के अंदर भी बहुत मैंने एग्जांपल आपको दिए थे, अच्छे से समझाया था। क्वांट का मतलब नंबर होता है, ठीक है। तो क्वांट क्या हो गया, यहाँ पे नॉट पूछा है। क्वांटिटेटिव तो एज क्वांटिटेटिव है, हाइट क्वांटिटेटिव है, प्रोडक्शन क्वांटिटेटिव है, लेकिन मैरिटल स्टेटस क्वांटिटेटिव नहीं है, क्योंकि या तो मैरिड होगा या तो अनमैरिड होगा। तो ये क्वालिटेटिव नेचर का है, डेमोग्राफिक नेचर का डेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा 70th का सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है इफ ए शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹8 हैज बीन कॉल्ड एंड ₹6 इज पेड इज फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। इसका एग्जांपल मैंने आपको कराया था, और पूरा एग्जाम्पल कराया था मैंने। यहाँ पे तो खैर छोटा सा पूछा गया है, मैंने आपको पूरा कराया था कि अगर री इश्यू होता है तो री इश्यू के केस में कैसे कैसे एंट्री होती है, सब कुछ समझाया था। बहुत इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए कॉल्ड किए हैं, ठीक है ना बात। और 6 रुपए पेड अप हुए हैं, तो 6 रुपए को उन्होंने यहाँ पे फॉरफिट कर लिया। अब ये आपको बोला है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट करेंगे, तो सीधी सी बात है 8 रुपए से डेबिट करोगे, क्योंकि अगर डेबिट में 8 रुपए आएगा तभी तो यहाँ पे फॉरफिट हो गया। और इसके अलावा आपका जो अनकॉल्ड कैपिटल है वो मिलके टोटल 8 रुपए होगी, क्योंकि 10 रुपए का तो था लेकिन कॉल्ड कितना किया, 8 ही किया है। तो 8 रुपए से कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72nd क्वेश्चन यहाँ पे था, जनरली प्राइस पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा। बार बार मैंने बताया है, टॉप मैनेजमेंट लेवल इसको डिटरमाइन करता है, प्राइस लेवल को, प्राइस पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बाय द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट। तो जब भी बात होती है सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की मैंने बात करी थी, और मैंने एसएलआर की बात भी करी थी, और ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी किस तरीके से इसको याद करना है, ठीक। एज फॉर सेल्फ करके मैंने आपको याद कराया था। तो कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिडक्शन मतलब रेट इसके कम किए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई चाहिए। तो मनी सप्लाई चाहिए तो मतलब कहीं ना कहीं डिफ्लेशन की स्थिति आ रही होगी मार्केट में। तो ये पॉजिटिव मैनर में यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। फिर है आपका व्हाट डज वाटर्ड कैपिटल। तो वाटर्ड कैपिटल क्या होता है, तो जब हमारे पास में ये बेसिकली ऐसा है, पार्ट ऑफ कैपिटल नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। तो सीधी सी बात ये होती है, जब भी हमारे पास में एक तरह से ओवर वैल्यूएशन हो जाती है एसेट की। हमारे पास में मान लिया जाए 4 लाख रुपए की एसेट है, ठीक, लेकिन हम इश्यू कर रहे हैं शेयर 6 लाख रुपए के। तो कहीं न कहीं हम लोग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं ओवर कैपिटलाइज़ हो रही है हमारी कंपनी। तो इसको हम वाटेड कैपिटल कहते हैं। 2 लाख रुपए जो आपको दिख रहा है, तो पार्ट ऑफ कैपिटल नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द एसेट, 2 लाख रुपया वाटेड कैपिटल के फॉर्म में यहाँ पे हो गया। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट प्राइमरली यूज्ड इन विच मार्केट। तो यहाँ पे बोला गया, देखिए ये जो है आपका एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट एएसबीए, एएसबीए का यहाँ पे मतलब है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप यहाँ पे सीएस खरीद रहे हैं जनरली आईपीओ में, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी आपका पेमेंट नहीं होता है। वो आपका पेमेंट जनरली बैंक से बैंक में ना अटक के आपके पास कहीं ना कहीं रुक जाता पेमेंट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर, क्योंकि आईपीओ की जहां पे बात आएगी तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट होगा। सीधी सी बात यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का था गुडविल निकालने का। तो जितने भी पेड स्टूडेंट हैं सभी ने सही आंसर इसका किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड था 10 लाख का, एवरेज एनुअल प्रॉफिट था 1 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% का था, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो बहुत सिंपल सा था। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, आपको इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास 10 लाख था, 10 लाख का 8% के हिसाब से आप यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो आपके पास में 80,000 का क्या आ गया है, ये 80,000 का आपका यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। अब जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये फॉर्मूला पता होगा आपको। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है आपको 1 लाख का है,
और आपको 80% का आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया है। तो आपके पास में 20,000 क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट आपके पास में 20,000 निकल गया है तब इसको हम लोग 8% पे कैपिटलाइज करेंगे, मतलब ये 20,000 हो गया। अब 20,000 को कैपिटलाइज करना है हमको 100 पे, तो 8% के हिसाब से दिया है तो हम इसको ऊपर 100 लेंगे, नीचे हम लोग 8 करेंगे। ठीक है बात। और इसको जब हम सॉल्व यहाँ पे करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में आपके पास आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2,50,000 का। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2,50,000 आ गया। 2,50,000 ऑप्शन ऑप्शन आपके सी में यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत इजी था, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको। रेट के हिसाब से जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रेट अप्लाई करके आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कैसे। एवरेज प्रॉफिट ए आपका है तो ये पहले आएगा, मैंने ये आपको बताया था। तो ये आपका 2,50,000 बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मैच करने वाला यहाँ पे है, और यहाँ पे है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है। इसके अलावा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्किल दिया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया है। रिवीजन वीडियो के अंदर बहुत बार एम्फेसाइज किया था, बहुत ज़्यादा मैंने अब इस पे डिटेल में आपको बताया था। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्किल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये दोनों भी अगर आपको पता है तब भी आप आसानी से कर लेंगे। इन दोनों के एग्जाम्पल भी दिए थे, साथ में स्टेजेस भी मैंने आप लोगों को बताए थे कि इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं कि कहाँ पे कांस्टेंट रहता है, कहाँ पे नेगेटिव में जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्किल सीधी सी बात है आपका लॉन्ग टर्म का होता है, ये पहले ही आपको बताया था मैंने। ठीक, तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म का होता है। ये दो भी पता है तब भी आप इजीली कर पाएंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, अगर मैं बात करूं बी का फर्स्ट की बात करें तो एक ही से आपका यहाँ पे आंसर बन गया है। ठीक, तो अगर बात करते हैं ए का, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ये आपका इंडिफरेंस कर्व पे होगा, ये मैंने आपको बताया भी था। जहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व होगा, तो ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का देखते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो शॉर्ट टर्म का होता है, सी का 4 हो गया, डी का 2 हो गया, मोनोपोली है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको अच्छे से मैंने समझाया था। फिर आता है व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी डिटेल में बहुत समझाया था मैंने। मार्केट को सेगमेंटेशन किस किस बेसिस पे किया जाता है ये भी डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पे सीधी सी बात हो गई, डिवाइड कर रहे हैं मार्केट को इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स विद सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसके अंदर बन जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे श्री अरविंद पनगरिया। ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट बोला गया है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज हेल्पफुल टू रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज इंसेंटिव एंड रिटेंशन स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द कंपनी। बिल्कुल सही है, ESOP इसके अंदर दिया जाता है एम्प्लॉइज को। स्टॉक इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान्स इज हेल्पफुल टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉय बाय द ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी। दोनों स्टेटमेंट आपके इसके अंदर सही आंसर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था। कॉल मनी बिल्कुल होता है, ठीक, ये आपका हो गया। और कमर्शियल बिल्स आपके होते हैं यहाँ पे, कमर्शियल पेपर आपके होते हैं, ट्रेजरी बिल्स आपके यहाँ पे होते हैं। और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट यहाँ पे नहीं होता है। तो 1 2 4 5 आपका बनेगा, 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। फिर आपका यहाँ पे हो गया, 1 मिनट, हाँ, 1 2 3 4, कमर्शियल बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है ठीक है, यही आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथडोलॉजी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल एंड स्टेट इनकम अकाउंट्स। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अपने नेशनल और स्टेट इनकम अकाउंट बनाने की, तो यहाँ पे जो मेथड होता है इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, बिल्कुल सही है। जब वेयर हाउसिंग की बात होती है तो सीधी सी बात यहाँ पे है कि हमको जब जरूरत होती है तो कंज्यूमर को तब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूटिलिटी आपका कहीं ना कहीं यूज होगा, टाइम यूटिलिटी की बात यहाँ पे होती है।
ट्रांसपोर्टेशन है फैसिलिटी इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी, बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्टेशन से जहां पे प्रोडक्ट आपको चाहिए वहां पे वो प्रोडक्ट मिल जाए तो इसको प्लेस यूटिलिटी हम लोग कहते हैं। थर्ड हो जाएगा कारपेंटर सर्विसेज ऑन द वुड लॉ क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी का सीधा सा मतलब ये होता है किस शेप में आपको कौन सी चीज चाहिए, तो वो कारपेंटर का काम यहाँ पे होता है। तो ये आपका फॉर्म यूटिलिटी होता है। तीनों आपके सही यहाँ पे स्टेटमेंट हैं। तो ऑल स्टेटमेंट्स 1 2 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, मैच करना है लिस्ट को, और यहाँ पे आपके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं ऑलरेडी, ठीक है। चार तरह के जो इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, सोशल है, बहुत ईजी है। आपको एक भी आता है यहाँ पे, लीगल की भी बात कर लेते हैं तो जुडिशरी सिस्टम आपका, जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री आपका लीगल होता है। सी का एक भी आपको पता था, तो दो ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहे हैं। अगर सोशल की बात करें तो सीधी सी बात है, ये आपका सोशल बन जाएगा। कंज्यूमर की लाइफस्टाइल जो चेंज होती है, प्रेफरेंसेस होती है, उसको सोशली तो हम लोग कहते हैं। तो आपका डी का दो बनेगा। तो डी का दो यहाँ पे बन रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ए का 4 हो गया, इकोनॉमिक आपका हो गया, यहाँ पे रिसेशन और इन्फ्लेशन आपका सीधी सी बात है। बी का 3 हो गया, टेक्नोलॉजिकल के अंदर आप डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल ठीक है। और सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही आंसर बन जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, मतलब कैश इनफ्लो है। तो अगर बात करी जाए तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका क्या है, यहाँ पे करंट एसेट है। इंक्रीज इन द स्टॉक, ये भी आपका कहीं ना कहीं करंट एसेट है। इंक्रीज इन द प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी आपका करंट एसेट है। तीनों करंट एसेट है, जबकि ये आपका करंट लाइबिलिटीज है। इंक्रीज हो रहा है आपके करंट लाइबिलिटी के अंदर, तो मैंने आपको बताया था ये आपका इनफ्लो का पार्ट होता है, ये आपका आउटफ्लो का पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर सही बन जाएगा, इंक्रीज इन द ट्रेड पेबल। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इज सच ए मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज रिलेटेड विद द सेलेक्टिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, स्टाफिंग का काम है कि जो पर्सन जहाँ पे जरूरत है उसकी, उसको वहां पे प्लेस किया जाए। तो स्टाफिंग के अंदर इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था इसके अंदर। तो ये मैच करना है आपको, पर्पल ओशियन स्ट्रेटेजी था, मैन एंड वुमेन ऑफ द कॉर्पोरेशंस, ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी, कंपेटिंग फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका ब्लू ओशियन वाला था, ऑप्शन नंबर 3। ये आपको यहाँ पे मैच करना था। ब्लू ओशियन वाला हो गया ऑप्शन नंबर 3। पर्पल वाला आपका था, इसमें ग्रीन और ब्लू के जो कॉम्बिनेशन है उससे यहाँ पे पर्पल बना था। तो हाइब्रिड अप्रोच इसके अंदर है, तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हो गया। बी का आपके पास में 1 हो गया, यहाँ पे आर एम कैंटर ये आपका हो गया यहाँ पे। और सी का आपका यहाँ पे 3 हो गया, और डी का 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में था, जनरली एडिशनल सीजनल वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना था। जब भी सीजनल वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्चुएशंस होगा। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये फिक्स्ड नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि कम ज्यादा इसके अंदर होगा ना, जैसे जैसे सीजन होगा, सीजन के अंदर जिस तरह की चीजें चलेंगी, अगर ज्यादा सेल हो रही है तो हमको ज्यादा कैपिटल इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी, कम हो रही है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। तो इसी के लिए यहाँ पे आपका वेरिएबल वर्किंग कैपिटल सही आंसर बनता है, थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर अपना जो दिमाग है उसको यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आ गया 89 का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। 2000 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। इन बैंकिंग सिस्टम फुल फॉर्म ऑफ पिन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था, इस सभी को पता होगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लोग इसको कहते हैं, पिन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू डू चेंज इन द प्राइस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। सप्लाइड आपका इसके अंदर नहीं आता है, रेशियो की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, इनकम की रेशियो की, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात भी नहीं हो रही है। तो ऑप्शंस भी ना आपको ऐसे दिए गए हैं क्वेश्चंस के अंदर कि बहुत मतलब मिलते जुलते ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं, जहाँ पे आपको एक तरह के एक सेपरेशन आपको मिल जाता है कि हाँ यही आंसर आपका बनेगा, इससे मिलते जुलते ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहे कहीं पे भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दी 5 पिलर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमने इसको डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने
समझा था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा, ये सारी चीजें प्रोसीजर होता है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर पिलर्स की बात हमने करी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। इसमें प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, व्हाट विल अराइज इफ ए कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स देन व्हाट इज एक्सपोर्ट्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, तो ये आपका ट्रेड डेफिसिट का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि आप ज्यादा इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट आपका ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता तो फिर तो आपका ट्रेड सरप्लस होता, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इसके अंदर, तो ट्रेड डेफिसिट हुआ, क्योंकि इससे हमारे कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज हमारा खर्च हो रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट इसके अंदर सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम एप्लीकेशन मनी फॉर सीएस शुड बी एटलीस्ट। तो ये भी सिंपल सा था, 5% ऑफ फेस वैल्यू था। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है। अब ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट ए मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो इसका सही आंसर M1, M2, M4 भी होता है, इंक्लूडिंग M3। ये आपका M8 इसके अंदर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बेसिक एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स व्हाइल रनिंग ए बिजनेस एंटरप्राइजेज आर पब्लिकेशन ऑफ ए कोड इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। तो इसका ऑल ऑफ दी अबव सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करंट रेशियो दिया गया है कंपनी का अब यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है ये यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर, हिंदी में भी मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। अब इसको अगर आप सही तरीके से इसको करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपका बनेगा 2:1 आप लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो सकता है या ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्बिगुइटी क्वेश्चन के अंदर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2:5 होता नहीं है, क्योंकि आइडल तो 2:1 होता है आपका करंट रेशियो, ये हमको पता है। तो और 5:1 भी नहीं हो सकता, 2:5 भी नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनाना चाह रहा था एग्जामिनर, वो बनाना चाह रहा था 2:1 का। अगर हम 2:1 को लेके चलते हैं, ये आपका 2:1 हो गया है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो 2:1 हो गया, वर्किंग कैपिटल दिया है 60,000 का। अगर हम इसके अंदर करंट लाइबिलिटी को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटी निकालनी है, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी होता है ना। तो 2:1 हो गया, मतलब क्या है कि करंट लाइबिलिटी 1 है, तो आपका करंट एसेट कितना भाग है, 2 भाग है। हम एक्स मान रहे हैं किसको, करंट लाइबिलिटी को। तो सीधी सी बात इसके अंदर है कि करंट एसेट आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सिंपल है कंसेप्ट, कोई ज्यादा इजी टफ नहीं है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, आपको पता ही है। तो करंट एसेट आपके पास में कितने हैं, 2x हैं, माइनस अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर x की, तो ये आपके पास में वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60,000 की आपको गिवन है। ठीक, तो सॉरी, करंट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से, एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है ठीक है, यही यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे 60,000 दिया गया है, तो x इक्वल टू हो गया 60,000, तो ये आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आपके पास में आ जाएगी 60,000। ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे गिवन है, क्योंकि x को हमने क्या माना था, करंट लाइबिलिटी माना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसके अंदर इसको ड्रॉप किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये आपका 2:5:1 का रेशियो दिया गया है। तो ये मिस प्रिंट है, मे बी ये आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है। तो सभी को आंसर के इस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये ड्रॉप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में, अगला क्वेश्चन, हाँ, माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट, डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट, रिमोट इन्वायरमेंट या जनरल इन्वायरमेंट। तो आपका माइक्रो इन्वायरमेंट होता है डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट, क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस को। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्विक एसिड, बहुत ही इजी था। जब हम रिवीजन कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों को निकालना होता है क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को माइनस करते हैं ना। तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया, ये आपके क्विक एसेट में नहीं आएगा। कैसेट बैंक होता है, कैसेट हैंड होता है, डेटर्स होते हैं, बट हम लोग इन्वेंट्री को यहाँ पे माइनस कर देते हैं जब भी हमको क्या निकालना पड़ता है, क्विक रेशियो निकालते थे। जब हम एसिड टेस्ट रेशियो निकालते थे, तो हम क्या करते थे, करंट एसेट में से हम लोग इन्वेंट्री को माइनस कर देते थे, तब जाके हमारे पास में ये डिवाइडेड बाई लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी होता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द परसेंटेज एक्सप्रेशन ओवर मीन। तो ये भी सीधा सा क्वेश्चन था। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने फॉर्मूला ना देके इसको क्या कर दिया, एक यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया। तो यहाँ पे कहना कुछ नहीं चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन।
तो यहाँ पे बात हो गई कि वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज परसेंटेज एक्सप्रेशन ओवर मीन। तो किसका परसेंटेज ओवर मीन किसका है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बात होती है रिलेटिव मेजर्स की। ठीक, तो रिलेटिव मेजर्स को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया जाता है, और एक्स बार से यानी कि मीन से इसको डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अब आपके लिए ओवरऑल क्वेश्चंस के बारे में, पेपर के बारे में, तो देखिए क्वेश्चन पेपर मेरे को जो लगता है वो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं समझ चल रहा हूँ कि ये इजी टू मॉडरेट यहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्योंकि अगर कुछ करंट के क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका इजी टू मॉडरेट हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मैं आपको यहाँ पे लेवल बता रहा हूँ इसका। और जो बाकी के जो सब्जेक्टिव हैं, अगर मैं इसके अंदर 10 से 12 जो क्वेश्चन है ना, अगर इसको जो आप समझ के चल रहे हैं कि करंट नॉलेज से आ गए हैं या करंट अमेंडमेंट जो है उससे आ गए हैं, कुछ एसटीजी से आ गए हैं या कुछ बजट से आ गए हैं, इनको अगर स्किप कर भी दें, उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके 70 प्लस क्वेश्चन या 70 प्लस -5 के आसपास या 10 के आसपास या 80 मान लेते हैं, चलो मोटा मोटा, तो 80 क्वेश्चंस तो बहुत सीधे तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। अगर आप इसके अंदर ठीक-ठाक जो आपने प्रिपरेशन करी थी या हमारी खाली रिवीजन की वीडियो भी आपने देखी होती, तो भी यहाँ पे आपके पास में एक अच्छा स्कोर आप लोग कर लेते हैं। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इसके अंदर कोई भी घुमा-फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सीधे-साधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैच करने वाले जो कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं उसके अंदर तो आपको एक मैच करने को आ गया तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बन जा रहा है। असर्शन रीजन में मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ए एंड बी आर बोथ आर करेक्ट एंड ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। नॉट वाला तो कहीं पे आपको गिवन ही नहीं है। अगर नॉट वाला गिवन होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए अगर आपको दिया होता तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता, लेकिन नॉट वाला तो कहीं पे है ही नहीं। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत इजी बना दिए आपके लिए। तो इस तरह से एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो करंट की नॉलेज है या फिर जो थोड़ा-सा आपका सब्जेक्ट से हट के जो क्वेश्चन्स आए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जो मैं आपके बात कर रहा हूँ, उनसे थोड़ा-सा आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, अदरवाइज़ आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया पेपर आया है। इससे पहले वाले जो पेपर थे उनके लेवल को आप देखेंगे तो कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन पेपर हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा मुझे टफ नहीं लगा है। इसके क्वेश्चन भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं है। अकाउंटिंग सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन आपके आए नहीं है यहाँ पे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपसे पूछा नहीं, बीआरएस आपसे यहाँ पे पूछा नहीं है। तो मतलब मेजर जो आपके पास में है ना उस तरह के क्वेश्चंस तो आपके पास में आए नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपने ठीक-ठाक यहाँ पे स्कोर कर लिया होगा, और 60 प्लस तो एटलीस्ट आपको इसके अंदर स्कोर करना चाहिए। ये रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। 60 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे होना ही होना चाहिए स्कोर, अगर आपके पास में एक ठीक-ठाक आपकी प्रिपरेशन रही हो तो। क्योंकि इसके अंदर सीट्स भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो 60 से 70 के रेंज में कहीं न कहीं आपको स्कोर करना पड़ेगा। और उसके बाद भी फाइनल मेरिट में ये देखना पड़ेगा कि अभी स्टूडेंट की मुझे फीडबैक लेनी पड़ेगी, काफ़ी पोल्स वगैरह हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फाइनल में आप लोगों को एक रफ आइडिया दूंगा कट ऑफ का कि क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जल्दीबाजी नहीं करते हैं। ये तो मैं अपना एक आइडिया बता रहा हूँ कि 60 से 70 के बीच में आपने कहीं ना कहीं स्कोर किया हुआ होना चाहिए, अगर आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पे तैयारी करनी है। और टाइपिंग के लिए जिन जिन भी लोगों का एग्जाम ठीक ठाक हुआ है, टाइपिंग की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, तो उसके लिए आपको बाद में टाइम काफ़ी कम मिलेगा। तो अभी से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की आपके पास में आ जाएगी कहीं न कहीं। मान के चलिए आप लोग 5 से 6 दिन के अंदर यहाँ पे आपके पास में ऑफिशियल आंसर की लॉन्च हो जाएगी। तो उसको भी चेक कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे ऑफिशियल आंसर की में, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल ही ऐसे दिए गए हैं। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ही नहीं इसके अंदर। तो जहाँ पे आपके पास में कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे ऑप्शंस में हम लोग कहीं न कहीं उलझ जाते हैं, या जहाँ पे एम्बिगुइटी होती है ऑप्शंस के अंदर, मतलब एक जो ऑप्शंस है उससे 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो है ही नहीं, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, सारे आपके रेडी टू यूज़ क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। और जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी करी होगी, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। और इसके अलावा अभी आपका एडीओ का एग्ज़ाम भी होना है,
तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। क्योंकि जो कॉमर्स का पार्ट है अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं उस तरोताज़ा है अभी और उसको आप लोग एक तरीके से स्किप मत करना और इसके अलावा कोऑपरेटिव वाले पार्ट को भी आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह का लेवल आपको एक पता चल गया एग्ज़ाम का इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको आगे प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। ठीक है बात? तो ये तो हमारा आज का एनालिसिस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेंगे कि आपकी क्या इसके अंदर एक्सपेक्टेड कट-ऑफ रह सकती है। और कट-ऑफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेटा और फैक्ट के बेसिस पे जो चीज़ें बोली जाएँगी तो फिर वो आपके ठीक-ठाक होंगे क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में भी हम लोगों ने जो कट ऑफ बताई थी, आप वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ी होगी, आप लोग देख लेना उसके अंदर 1 से 2% के अराउंड में यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। बाकी जो कट ऑफ थी ऑलमोस्ट वही रही थी जो हम लोगों ने बताया था। क्योंकि मैं अभी कट ऑफ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मेंटल पीस मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ़ बिना आँकड़ों के होगा। तो यहाँ पे जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होता है, जब तक स्टूडेंट के ओपिनियन नहीं आते हैं, तब तक कोई भी यहाँ पे किसी भी सोर्स पे इतनी रिलायबिलिटी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ज़्यादा कट-ऑफ पे ध्यान मत दीजिए, जो पेपर आपने दे दिया है, उस पे आप लोग कहीं न कहीं एक भरोसा रखिए और इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। पोल हम लोग कंडक्ट करेंगे तो सभी लोग उसमें रिस्पॉन्ड कीजिएगा और चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्या कर रहे हो आप लोग? तो नई-नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी और सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। इसमें कोई डिफ़रेंस आप लोगों को लगता है, हो सकता है आप लोगों को इसके अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर अलग ऑप्शंस भी लग सकते हैं कि सही, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।